So I am in America, and here the situation is like that you have to work in order to, have your social security. एक लड़की थी, वो रस्सी पे चला करती थी, बहुत मौज में चला करती थी। लोग उसको बोलते थे कि ये तो आंखें बंद करके भी चल जाए। मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, इसीलिए मेरा प्लान ए हमेशा सफल रहता है। और जो प्लान बी लेकर के चलते हैं, उन्हें फिर सी डी ई एफ सबकी जरूरत पड़ती है, और वो जेड पर भी नहीं रुकते। ले दे के उनके हाथ असफलता ही आती है। अच्छा ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो यू नो आई हैव सो मेनी बैकअप ऑप्शंस। जिंदगी उनकी होती है जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता। पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। इश्क के सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। और ये ऐसी चीज है जो सुरूर में ही जी जा सकती है। फिर बता रहा हूँ, वो जैसे लड़की चल रही थी रस्सी पर। नमस्ते सर। माय क्वेश्चन इज, थोड़ा सा मैं हिंदी में बोलूंगी, थोड़ा सा इंग्लिश में। So I am in America, and here the situation is like that you have to work in order to, have your social security set up, for once you are 60, you can start withdrawing that. And my question is coming from myself and the environment around me, where I see that people who don't work or have not worked enough in their youth, and they are now 65, 70, even 75, 80, they are working like 3 jobs because they don't have the social security money. And because the expenses, inflation is high, expenses are there, they don't have insurance. So they have to meet their end. For meeting their ends, उनको 3 या 4 जॉब्स में काम करना पड़ता है उस एज में। और जब मैं उस सिचुएशन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस एज तक पहुंचूं और मुझे भी 4-4, 3-3 जॉब में काम करना पड़े, और मेरे पास भी मनी नहीं है, बहुत सारे होमलेस हैं यहाँ पर, एंड बहुत सिचुएशन खराब है, तो तब कैसे इस चीज को मैं अपने आप को आंसर करूं और कैसे देखूं कि भविष्य के बारे में सोचना है या नहीं सोचना है, like how I answer to this struggle between me and in the environment around. I don't know if I was able to ask. सोचने के लिए समय चाहिए, सोचने के लिए अभी जो है उससे परायापन चाहिए। चलिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। आप अगर किसी ऐसी चीज में डूबी हुई हो जिससे आपको बेइंतहा प्यार हो गया हो, बेइंतहा प्यार, हाँ, नहीं मिल रहे हैं डॉलर बहुत, तो भी पहली बात, क्या आपके पास वक्त होगा सोचने के लिए कि 80 की उम्र में क्या होने वाला है? दूसरी बात, कभी कोई दूसरा आकर आपको ये बोल भी दे कि 80 में तुम्हारा क्या होगा, तो इस बात से आपके और उस चीज के रिश्ते में फर्क पड़ेगा जिसमें आप डूबी हुई हैं? नहीं, तो समस्या फिर भविष्य की है या वर्तमान की है? वर्तमान। भविष्य के बहुत ख्याल आ रहे हो तो समस्या भविष्य की नहीं है, वर्तमान की है। जो वर्तमान के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर रहे होते, पूरी वफा नहीं कर रहे होते, उनको ही भविष्य को लेकर चिंता होती है। फिर उदाहरण भी एक ही दिशा से आते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। 75 का होने पर यह भी हो सकता है कि मेरे पास पैसे ना हो, ये भी हो सकता है हो, ये भी हो सकता है कि मैं ऐसा हो गया हूँ कि मुझे पैसे की परवाह ना हो सकता है मैं मर गया हूँ, हो सकता है मैं जिंदा हूँ, पता नहीं क्या हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। जो भी हो सकता होगा मुझे सोचना नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास जीने के लिए एक बहुत सुंदर वजह है, और ये वजह मुझे आगे का नहीं सोचने देगी। मैं कहाँ से समय निकालूं आगे का सोचने के लिए? तो आगे का सोचने की बात भी बहुत ज़्यादा तब पैदा होती है ना, वही जो पर्सनल टाइम होता है। ये जो हमने एक व्यवस्था बनाई है ना, जिसमें आप इतने घंटे काम करके इतने पैसे ले लेते हो और उसके बाद घर जा करके अपना पर्सनल टाइम एंजॉय करते हो और क्या देते हो, DND, डू नॉट डिस्टर्ब, ये मेरा पर्सनल टाइम चल रहा है। ये नर्क है व्यवस्था।
और यही व्यवस्था है जो सब तरीके के घटिया कामों को जिंदा रखे हुए है, क्योंकि आप घटिया काम करके भी अपने आप को ये बहाना दे लेते हो कि अभी मेरे पास पर्सनल टाइम तो मिलेगा ना रिकवर करने के लिए। ये दुनिया ऐसी हो जाए कि ये जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक है मामला, दफ्तर का और घर का, पर्सनल प्रोफेशनल, ये एक हो जाए तो कोई घटिया काम फिर कर कैसे पाएगा? वो घटिया काम जब एक हो गया, घर और दफ्तर, तो घटिया काम अब 24 घंटे चलेगा ना। 24 घंटे कोई घटिया काम कर ही नहीं सकता। घटिया काम तभी हो पाता है जब वीकेंड फ्री मिल जाता है, जब शामें और रातें फ्री मिल जाती हैं। और जिसकी ज़िंदगी में जितनी घटिया चीज़ें होंगी वो उतना ज़्यादा चाहेगा कि मैं अपने प्रोफेशनल टाइम को कम कर दूं, और बहुत झीकेगा। अगर प्रोफेशनल काम बढ़ा दिया जाएगा तो उसको बहुत चिढ़ लगेगी। उसे पूछो चिढ़ क्यों लग रही है? क्या इतना काम दे दिया कि 24 घंटे कम पड़ गए? नहीं। क्या इतना काम दे दिया कि 18 घंटे कम पड़ गए? नहीं। तो फिर ये जो काम है, ये काम तुम्हें बाधा किस जगह दे रहा है? कहेंगे वो और मेरे और भी तो काम होते हैं ना, वो भी करने हैं मुझे, और भी तो काम करने हैं ना मुझे। इस पे इधर मुंह डालना है, इधर करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ करना है, घटिया किस्म की चीज़ें इकट्ठा करनी है, उनको नॉलेज बोलना है कि मैं भी तो अपनी पर्सनल चीज़ का नॉलेज लेता हूँ। आपके सवाल का जवाब यही है कि ये सवाल आए ही नहीं। जिसको इस सवाल आ गया अब उसको कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। आप बात समझ रही हैं ना? मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रही होंगी, क्योंकि ये सवाल ही अपने आप में एक तरह की बेवफाई है। ये सवाल ही अपने आप में एक तरह की, अब क्या बोलूँ मैं, मुझे अनुमति दीजिए कि बोल सकूं कि चोरी है एक तरह की ये। तो ये अब कोई करके आ गया है, अब मैं उसको कैसे बोलूं कि इसको अंडू कर दो? इस सवाल का दिमाग में आना ही समझिए जैसे कि हो गई गड़बड़, वरना ये विचार ही क्यों आता दिमाग में? कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनका दिमाग में, हम कहते हैं ना कि विचार यदि कर्म बन गया तब गड़बड़ हुई, तब पाप हुआ, अपराध हुआ। आवश्यक नहीं है विचार कर्म बन जाए तभी अपराध नहीं होता। ज्यादातर विचार ऐसे हैं जिनका दिमाग में आना ही अपराध होता है। मेरा कल क्या होगा, मेरा कल क्या होगा। बात यह नहीं है कि इसका उत्तर सही मिला कि नहीं, बात यह है कि यह प्रश्न ही गड़बड़ हो गया। मेरा कल क्या होगा, यह प्रश्न ही गड़बड़ हो गया। यह प्रश्न दिमाग में आ रहा है माने कहीं आज इधर उधर चोरी करके बैठे हो, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप पूछे कि हाँ बताओ, मैं आज इतना नहीं कर रही हूँ, 75 की उम्र में अगर मुझे काम करना पड़ा तो मेरा क्या होगा? और कोई आके बोले कि आज मैं दिन रात खट रहा हूँ और इसकी वजह से मेरा बुढ़ापा बहुत सुखद होगा। ये दोनों ही बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, क्योंकि ये दोनों ही बातें बहुत गलत जगह से आ रही हैं। जो बोल रहा है मैं आज इसलिए काम कर रहा हूँ कि बुढ़ापा मेरा सुख भरा होगा, वो भी आज वाले काम में डूबा हुआ नहीं है। वो भी सकाम मेहनत कर रहा है। वो कह रहा है आज इसलिए काम कर रहा हूँ कि कल कुछ मज़ा आ जाएगा, तो आज कोई घटिया काम भी करना है तो कर लूँगा, उससे पैसे मिल रहे हैं, कल काम आएंगे पैसे। और जो कह रहा है कि आज मैं डर रहा हूँ कल क्या होगा, वो भी यही कर रहा है। उसको भी आज के काम से कोई मतलब नहीं हो, कल की ही सोच रहा है। भला बस वो है जिसको ये सवाल कभी कौंधे ही नहीं। भला बस वो है जिसको ये सवाल कभी कौंधे ही नहीं। कुछ सवाल ऐसे हैं ना, कुछ विचार ऐसे हैं दिमाग में आए नहीं कि आप बर्बाद हो गए। एक लड़की थी, वो रस्सी पे चला करती थी, बहुत मौज में चला करती थी। लोग उसको बोलते थे कि ये तो आंखें बंद करके भी चल जाए, ये तो नींद में भी चल जाए। वो इतनी पारंगत हो गई थी रस्सी पर चलने में, ऐसे अपना लेती थी। और इतनी पारंगत हो गई थी कि उसने अपनी जो डंडों की ऊंचाई थी, कि जिस ऊंचाई पे वो रस्सी पर चलती थी, उसने खूब बढ़ा दी थी। आम आदमी जितना ऊंचा होता है उससे वो 4 गुनी ऊंचाई पर चल रही है। समझ लो 20 फीट 25 फीट ऊंची वो चल रही है। इतना ऊंचा तो कोई चलता भी नहीं है रोप वॉकर, मस्ती में चला करे। तो कई लोगों को उससे बड़ी ईर्ष्या हो गई, लड़कियों को ही, पता नहीं क्यों, पर उनमें थोड़ी ज्यादा देखी जाती है। बड़ी ईर्ष्या हो गई, बोल रही है इसको तो बड़ी शाबाशी मिलती है और सबका ध्यान खींच लेती है अपनी ओर, बिल्कुल एकदम हीरोइन बनी जा रही है। वहां एकदम आकाश में टंग के चलती है ऐसे, और मस्त दनादन ऐसे मटकते हुए चलती है। तो लड़कियों ने कहा हम मन जानते हैं, हमसे ज्यादा मन कोई नहीं जानता।
अगली बार जब वो वहां चल रही थी तो एक लड़की इधर से और एक लड़की उधर से, उसको पता है क्या बोलती है? 25 फीट। एक बोलती है 25 फीट उधर से, एक बोलती है 25 फीट उधर से। वो 25 फीट की ऊंचाई पे चल रही थी, वो गिर गई। इन्होंने उसके मन में भविष्य डाल दिया, इन्होंने वही कर दिया जो अभी आप कर रही हैं कि कल मेरा क्या होगा, अगर मैं गिरी तो मेरा क्या होगा, बताओ मुझे बचाने वाला कौन है। वो गिर गई, वरना वो हंसते खेलते आंखें बंद करके पार कर जाती थी, मौज करती थी। ये सवाल दिमाग में आया नहीं कि वो गिर गई। समझ में आ रही बात? ये चमत्कारों की भाषा में इसको ऐसे कहा जाता है कि एक आदमी था, वो गया किसी, अभी कहानी भर है, मैं इसको लेना नहीं चाहता कि चमत्कार आ जाते हैं लोगों की फिर बुद्धि जग जाती है। अच्छा ऐसा होता है क्या? तो गया बाबा जी के पास, बाबा जी मेक्स अ रिटर्न, अनरिलेंटिंग बाबा जी। तो बाबा जी के पास गया, बोला बाबा जी क्या सिद्धियां होती हैं? बाबा जी बोले बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? बोले बाबा जी ये नदी है, क्या मैं इसको चल के पार कर सकता हूं? बाबा जी बोले बिल्कुल पार कर सकते हो। बोले बाबा जी करा के दिखाओ। बाबा जी बोले क्यों नहीं बच्चा। बाबा जी थोड़ा सा पीछे को मुड़े, एक कागज निकाला, उसको ऐसे मोड़ा और बोले ये लो बच्चा अपने हाथ में, और कागज अपने हाथ में ले लो और नदी पे चलते हुए निकल जाओ। बच्चा बोला अच्छा बाबा जी बिल्कुल हो जाएगा। बाबा जी बोले हो जाएगा बच्चा, बोला मुझे भरोसा आप पे, तभी आपके पास आया हूं। और वो अपना दनादन दनादन नदी पे चलने लग गया, हाथ में कागज है, उसको बड़ा मजा आ रहा है, नदी पे चलते हुए निकल ही जाऊंगा, एकदम मौज है, चलता भी जा रहा है। बोले बाबा जी की सिद्धि, बाबा जी बोल दे ना हो कैसे होगा। अब बाबा जी ने क्या बोला था उसको? बाबा जी ने उसको बोला था कि इसमें मैं तुम खास मंत्र दे रहा हूं, खास मंत्र, और ये जो मंत्र है यही तुमको पार करा रहा है। वो मौज में चला जा रहा है, बिल्कुल बीच में पहुंचा तो उसको विचार आ गया। बोला मंत्र है क्या? क्या मंत्र है? तो उसने मुट्ठी खोल ली और कागज ऐसे गुड़ी मुड़ी कर रखा था बाबा जी ने, उसने खोल दिया। बाबा जी तारीफ हो रही, खुश हो जाओ आज। तो उसने खोल दिया, वो कागज खोला, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाबा जी ने ऐसे ही कागज फाड़ के ऐसे करके दे दिया था, और जहां उसने देखा कुछ नहीं लिखा है, हाँ वो डूब गया। कुछ बातें ऐसी होती है दिमाग में आनी नहीं चाहिए, वो दिमाग में आई नहीं कि गिरे कि डूबे। अध्यात्म का यही फायदा है, ये नहीं कि आपको सब सवालों के जवाब मिल जाते हैं, फायदा ये है कि व्यर्थ के सवाल दिमाग में आने बंद हो जाते हैं। कोई आके आपसे पूछे अच्छा तुम ये सब कर रहे हो, बताओ इससे आगे क्या होगा, तो आप बहुत अचकचा करके बस इतना कह पाते हो ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। ये एक आध्यात्मिक आदमी का जवाब होता है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। कृष्णमूर्ति थे, एक बार पकड़े गए, एकदम बैठे थे और जितने बाबा जी लोग हैं सबको एकदम दंदना रहे थे, बोल रहे ये है वो है, तुम मास्टर को अथॉरिटी बना लेते हो और ये गुरु चेला का तुमने रिश्ता बना रखा है, और nobody should be learning from the other. There is nothing to learn from सारा another. जो प्रकाश है ज्ञान से अपने भीतर से आने होता है। बी योर ओन टीचर, खुद को ही करो, किसी दूसरे की सुनने की जरूरत नहीं है, क्या जानता कोई दूसरा। तो एक खड़ा हो गया, वो बोला पर सर किसी दूसरे की सुनने की जरूरत नहीं है, तो आप हमें पूरी जिंदगी क्यों सुना रहे हैं? तो एकदम घबरा गए। मालूम है क्या बोलते हैं? वही जो बोला अचकचा के, बट आई डोंट डू इट ऑन पर्पस। हाँ, सोच के नहीं करता, हो जाता है, और सोच के करूंगा तो न जाने कितनी गड़बड़ें हो जाएंगी, जो मैं बोल रहा हूं वही बदल जाएगा। सोच के नहीं करता तो हो जाता है, फिर आगे बोले जाने उसी मौके पे या कहीं और।
बोले फूल खिलता है तो खुशबू अपने आप फैल जाती है, फूल दौड़ा दौड़ा के खुशबू थोड़ी बिखेरता है। आई डोंट डू इट ऑन पर्पस, मैं हूं इसलिए बोल रहा हूं, मेरे होने से मेरी बात आ रही है, मुझे बोलना नहीं है, मुझे होना है। मेरे होने के कारण मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं बोल जाता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं बोल जाता हूं। मैं रोकूं कैसे, मैं बोल जाता हूं। जैसे गुलाब का फूल अपनी खुशबू नहीं रोक सकता, वैसे ही मैं अपने वचन नहीं रोक सकता, मैं बोल जाता हूं। मैं सोच के नहीं बोलता, और सोच के बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सोचना माने भविष्य आ गया, विचार हो और कामना ना हो, विचार हो और भविष्य ना हो, ये संभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बात। और लोग चाहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ हो वो सोच के किया जाए। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, सोच के करना है। ये वो। मैं कैंपस में था तो वहां पर प्लेसमेंट, आईएम में, वहां प्लेसमेंट ऐसे होता है कि 3 दिन में सबको निपटा दिया जाता है। वो कहते हैं एकेडमिक कैलेंडर खराब नहीं होना चाहिए, तो जो भी पूरी हायरिंग होगी वो बस 3 दिन में होगी। 4 दिन होते हैं, डे 0 भी उसे मानते हैं। तो डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, आमतौर पे डे 3 तक कोई पहुंचते ही नहीं, 3 दिन में सब निपट जाता है 0, 1, 2 में। तो बहुत नतीजा ये होता है कि बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं वो एक ही दिन आ जाती हैं, और आप एक ही दिन में कई बार 10-10, 15-15 इंटरव्यू भी दे रहे होते हो। ठीक है, तो उसका क्या नतीजा होता है, उसका नतीजा होता है कि एक ही दिन में आपके पास कई सारे ऑफर्स होते हैं। ये भी यहां से भी मिल गया, अब आपने दिए थे 15 इंटरव्यू, 12 इंटरव्यू या 8 इंटरव्यू, उसमें से आपके 4 या 5 आपके ऑफर्स आ गए हैं, वो ऑफर्स रखे हुए हैं और आपको चुनना है। ये भी नियम है, आज शाम तक ही चुन भी लो या आज रात तक इसमें से चुन लो। क्यों चुन लो, ताकि कंपनी को पता चल जाए कि पोजीशन अभी खाली है। क्यों पता चल जाए, ताकि वो ऑफर किसी और को दिया जा सके। तो मेरे पास भी आ गए थे ऑफर्स, वो रखे हुए हैं। उसमें से एक भारत की एक शीर्ष पीएसयू का था। ठीक है, तो और बाकी प्राइवेट बैंक्स और दूसरी कंपनियां उनके थे। तो वो एक जगह थी, वहीं पे एक एक बगल में कमरे थे, एक एक करके ऐसे ऐसे एडजेसेंट रूम्स, उनमें ही अपने इंटरव्यू चल रहे थे। वहीं पे सब पूरे सब क्राउड था, हायरिंग करने वाले भी लोग थे, एचआर के, और ये सब स्टूडेंट क्राउड भी था सब। तो वहाँ सबको सब पता था क्या चल रहा है, सबका खुला था। तो एक बैंक के एचआर के लोग जिन्होंने मुझे ऑफर किया था, वही मेरे पास आते हैं। उनको पता चल गया था कि एक पीएसयू का भी मेरे पास ऑफर है। तो वो आकर बोलते हैं कि तुम उसका ही ऑफर ले लो। मैंने कहा क्यों? मैंने उनकी ओर देखा, क्योंकि आमतौर पे जो प्राइवेट बैंक्स हैं अच्छे बढ़िया वाले, तो उनकी जॉब बेहतर मानी जाती है। पीएसयू तो माने सरकारी जैसे लगभग। मैं कही कैसी बात कर रहा है, मैं क्यों ले लूँ पीएसयू वाली? तो पता है क्या बोलता है, वो खुद बैंक में काम कर रहा हूँ, मुझसे क्या बोलता है, हाँ क्या, हाँ 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 हाँ, बोलते हैं उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं उसका मुंह देख रहा हूँ, मैं कहा मैं अभी 25 का भी नहीं हूँ, मैं सोचूं कि 65 में क्या होगा। और तू कैसा आदमी है, तू सोच रहा है, क्योंकि वो भी 35-40 का ही रहा होगा। पर वो खुद मुझसे आके बोल रहा है थिंक ऑफ रिटायरमेंट। मैं उसका मुंह देख रहा हूं। मैं पीएसयू में तो नहीं गया, इस बैंक में भी नहीं गया। मैंने कहा बेटा तुम्हारा कल्चर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और छोड़ने में तो माहिर हूं ही, थोड़ी सी भी मुझे अगर शंका हो जाए तो खट से ये तो रहने दो, गड़बड़ है मामला। समझ में आ रही बात? कुछ बातें ऐसी हैं दिमाग में आनी नहीं चाहिए अगर कोई आगे का काम करना है। एक बहुत कौन से प्रोडक्ट का है पता नहीं है, आपकी कम्युनिटी एक्टिविटी हो जाएगी। जब मैं एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तब मैं उनको ये उदाहरण देता था, एंटरप्रेन्योरशिप के संदर्भ में देता था। तो मैं उनको कहता था कि जब तुम अपना काम शुरू करो तो तुम ये सोच के नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए, तुम्हारे पास प्लान बी होना चाहिए। तो बहुत अच्छा उदाहरण है, अब 20 साल हो गए, याद नहीं आ रहा किसका। तो बोइंग का है, बोइंग का है। अब बोइंग कौन सा उसमें जेटलाइनर बना रहा था ये भी ठीक से याद नहीं आ रहा, अब खोजेंगे मिल जाएगा। तो वो बहुत बड़ा उन्होंने बनाया, उतना बड़ा कभी देखा नहीं था। और बोइंग ने अपनी अपना अपना पूरा फॉर्च्यून उसको डेवलप करने में लगा दिया, और उसने अपनी पहली फ्लाइट भरी और वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, पता नहीं उसमें कितनी सीटें थी, 800 सीटें थी या क्या था, वो सफल हो गया।
चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ डेटा। तो उसके सीईओ से फिर पूछा गया, उसकी सफलता के बाद सीईओ से पूछा गया कि व्हाट इफ दिस प्रोजेक्ट हैड फेल्ड। ध्यान से सुनना, व्हाट इफ दिस प्रोजेक्ट हैड फेल्ड। वो ये जानना चाहता था कि आपका प्लान बी क्या है। तो उसने जवाब दिया, आई वुड रादर थिंक ऑफ समथिंग मोर प्लेजेंट लाइक अ न्यूक्लियर वॉर। आई वुड रादर थिंक ऑफ समथिंग मोर प्लेजेंट कॉमा लाइक अ न्यूक्लियर वॉर। मतलब समझ रहे हो? तो मैंने सोचा ही नहीं, आई डेंट थिंक अबाउट इट। और अगर मैं सोचता तो ये जहाज कभी बन नहीं सकता था, क्योंकि ये ख्याल इतना डरावना है कि अगर ये फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। ये इतना डरावना है कि न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा डरावना ख्याल है। इसीलिए न्यूक्लियर वॉर इज मोर प्लेजेंट इन कंपैरिजन टू दैट थॉट। आई वुड रादर थिंक ऑफ समथिंग मोर प्लेजेंट लाइक अ न्यूक्लियर वॉर। मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, इसीलिए मेरा प्लान ए हमेशा सफल रहता है। और जो प्लान बी लेकर के चलते हैं उन्हें फिर सी डी ई एफ सबकी जरूरत पड़ती है, और वो जेड पर भी नहीं रुकते। ले दे के उनके हाथ असफलता ही आती है। अच्छा ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, अब ये नहीं हुआ तो ये, आई हैव सो मेनी बैकअप ऑप्शंस। जिंदगी उनकी होती है जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता। जिनके पास बैकअप होता है उनके पास कोई बैकअप नहीं होता। उनके पास जिंदगी तो नहीं होती, बैकअप भी नहीं होता। बैकअप मात्र एक कल्पना है। सिक्योरिटी इज जस्ट एन एंटरटेनिंग थॉट। कोई सिक्योरिटी नहीं है कहीं पर। जब है ही नहीं तो लर्न टू लिव इन एब्सोल्यूट इनसिक्योरिटी, रिलिश इट। क्या सोचना कि 80 के हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बुढ़ा मस्त है, मस्त है बुढ़ा, और क्या। अब ये भी जो बात है ये खतरनाक भी हो सकती है, समझ के कैसे बोलूं, क्योंकि एक से एक धुरंधर है। ऐसे भी हो सकते हैं जो बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ जाएं, वो भी गलत ट्रेन में, वो भी इंजन में। तो बड़ा मैं हिचक के चलता हूं कि किससे बोल रहा हूं। जैसा मैंने बोला, आज तो न जाने कितने लोगों का पहला सत्र होगा, कल न जाने कौन से इंजन का नंबर लग जाए। आचार्य जी ने बोला था, सोचना मत। उतार दिया इंजन से तो इंजन के आगे लेट गए, तो सोचना मत। मैंने नहीं कहा मत सोचना, मैंने कहा जो अभी है उसके इतने करीब आ जाओ, उसे इतनी पूरी तरह जान लो कि सोचने की आगे की जरूरत ना पड़े। जैसा वो जब वहां पर लल्लन टॉप में हुआ था ना, उन्होंने पूछा था निष्काम कर्म क्या। मैंने कहा था निष्काम कर्म का सिद्धांत ये होता है कि अगर सही काम करोगे तो फल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही अगर सही जिंदगी जियोगे तो भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी को और आगे बढ़ा दीजिए, वर्तमान यदि सही है तो भविष्य का विचार मन में आएगा ही नहीं। भविष्य अगर बहुत सता रहा है तो वो वर्तमान की बीमारी का संकेत है। सर, तो ये बात सही है कि आंतरिक तल पे ये देखते चलें कि मिला क्या, और बाहरी तल पे पूछना ही नहीं है कि क्या मिला। हाँ हाँ, आंतरिक तल पर ये देखते चलें कि अभी जो चल रहा है क्या वो मेरे प्रेम से चल रहा है या मेरे डर असुरक्षा वगैरह से चल रहा है। अभी जो चल रहा है अगर उसमें प्रेम है तो बस बात वहीं खत्म हो गई। फिर जो अभी चल रहा है उस पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। इसी क्षण में जिंदगी पूरी हो जाती है। वो है ना, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। प्रेम में जी रहे हो ना, पता ही नहीं चलता कि आगे कुछ है भी क्या, क्योंकि अभी ही इतना कुछ है कि वो आपको खा जाता है। आगे का कैसे सोचें। आज फिर मुझे धमकी दी गई थी कि नहीं 1.5 घंटे में रुक जाना, अभी आज सत्र ही चला है
जो भूमिका वाली बात होती है वही 1.5 घंटे चली है, और ज़्यादा चली है 1.5 घंटे से। अभी ये बातचीत चल रही है, 2 घंटे से ऊपर हो गया है, कैसे रुक जाएं? ये घड़ी नामाकूल चीज़ उठा के बाहर फेंको इसको, है ना, घड़ियाली दी और निकालनी। समझ में आ रही है अब बात? ये क्षण ही इतना मधुर है, घड़ी की ओर देखे कौन? नहीं देखा जाता, बेवफाई हो जाएगी घड़ी की ओर देखेंगे तो। कैसे भविष्य का ख्याल करें? सर, पर बेवफाई तो हमारी तरफ से भी हो रही है कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपको। नहीं नहीं, वो आपको करना है, सबका अपना अपना फर्ज है, अपना धर्म है। आप पूछिए, आप करिए, क्योंकि आप नहीं भी पूछोगे तो मुझे तो बकना है, मैं किसी और बहाने से बकूंगा। इससे अच्छा आप पूछ ही लो। वो जो होता है ना कि बहुत सारे गीत भी हैं ऐसे, वो अपनी हालत से जब बिल्कुल रेजोनेट करते हैं तो सुरूर छा जाता है। कैसे फिक्र करें कल की, ऐश के सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। तुम क्या बेकार की बातें करने आ गए यार, फिर से पूछने? सो यू नो, व्हाट्स योर प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर? पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। ऐश के सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। आप हो गए हो 26-28 साल के, कोई फूफी आके बस आपसे इतना पूछ ले, सो बेटा व्हाट आर यू थिंकिंग ना, उसका एक ही मतलब होता है, आप बोल दो आई एम थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट रेव पार्टी। और ये ऐसी चीज है जो सुरूर में ही जी जा सकती है। फिर बता रहा हूं, वो जैसे लड़की चल रही थी रस्सी पर, मेरे साथ चलने लगिएगा तो बीच में मत रुक जाइएगा, नहीं तो मैंने तो चढ़ा दिया रस्सी पे, और फिर गिरने की जिम्मेदारी आपकी होगी, बहुत बुरा गिरोगे। मेरा काम है डंडा लेके कहना रस्सी पर चढ़ जाओ, चलो, और बहुत मौज में चलोगे। बस बीच में रुक के शंका मत करने लग जाना कि मुझे तो चला दिया, खुद किधर है, मैं नहीं चढ़ता, मैं दूसरों को चढ़ा देता हूं। बीच में अगर आपको संदेह वगैरह आ गया, बहुत पटकनी खाओगे, और मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी। क्या पता जब आप उतर जाओ रस्सी से तो पता चले कि डंडों को किसने थाम रखा था, वो खुद कैसे चढ़े बेचारा। और ये जो आपका सवाल है, ये सवाल लेके बहुत लोग आ सकते हैं, बहुत लोग आ सकते हैं, क्योंकि मेरी तो पूरी सीख ही नकार की है, ये छोड़ो वो छोड़ो, ऐसा छोड़ो वैसा छोड़ो, बिल्कुल यही लेके आते हैं। छोड़ तो देंगे, व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा? मिलेगा क्या? नहीं मिले, ये तो छोड़ा, आगे क्या आएगा? 1 bird in hand is better than 2 in bush। हाथ वाली चिड़िया तो उड़ गई, अब झुंड घूम रहा है, धनिया चली गई, पुदीना का पता नहीं, मरवा दिया आचार्य ने। एक एक सुरूर है, उसमें ही जिंदगी कट जाए तो मुक्ति है। बहुत अभागे हैं वो जिन पर कभी वो सुरूर चढ़ता नहीं, और उनसे बड़े अभागे वो हैं कि जिन पर चढ़ा और उतर गया। उतरता है इसी से, जब आप बन जाते हो संशय आत्मा। ये संशय दिमाग में मत आने देना, वो आएगा तभी जब पहले वर्तमान से बेवफाई कर रहे होगे, वो करना मत। कोई आए बोले आई लिव अ रिस्क फ्री लाइफ, आप बोलिए आई लिव अ फ्यूचर फ्री लाइफ। तू फ्यूचर के रिस्क मिटिगेट करता है, मैंने फ्यूचर ही एनिहिलेट कर दिया। अब कौन सा रिस्क? सारे रिस्क तब होंगे ना जब पहले फ्यूचर होगा। हमने फ्यूचर वही उड़ा दिया, न रहेगा फ्यूचर, न बचेगा रिस्क।
अब कौन सी सिक्योरिटी बताओ? वैद मुआरोगी मुआ मुआ सकल संसार। वैद मुआरोगी मुआ मुआ सकल संसार। एक कबीरा नाम मुआ जाके राम आधार रे साधो जाके राम आधार। मन मुआ माया मुई संशय मुआ शरीर। मन मुआ माया मुई संशय मुआ शरीर। अविनाशी जो ना मरे तो क्यों मरे कबीर रे साधो तो क्यों मरे कबीर। मैं अपना घर जा रिया लिया पलीता हार। मैं अपना घर जा रिया लिया पलीता हार। जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ रे साधो चले हमारे साथ। मेरा नाम सुंदरी है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब कर रही हूँ और मैं आचार्य जी को यूट्यूब के माध्यम से 3 साल से और गीता सत्र से 1 साल से जुड़ी हूँ। आचार्य जी से गीता सत्र से जुड़ने के बाद बहुत बदलाव आया है। जैसे अभी हम सत्र सुन रहे हैं, अभी ड्यूटी करके आए नाइट में तो लगता है हम नहीं सुन पाते, सो ही जाते हैं। ये बहुत बड़ी धारणा थी कि हम रात में नहीं जग सकते हैं, तो 2 बजे रात सत्र सुन रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आज के सत्र से सीखा कि आचार्य जी ने बताया ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं है कि श्लोक याद कर लिए, छंद याद कर लिए, बता दिया, ये कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान अपने अज्ञान को ही देख लेना ज्ञान है। और आत्मावलोकन बताया, ईमानदारी से अपने आप को देखना। हम जब अपने आप को ईमानदारी से देखेंगे तो गंदगी ही दिखेगी। और आत्मावलोकन में कीमत लगती है जो हम कीमत छुपाना नहीं चाहते। और स्वाभिमान में क्या बताया, स्वाभिमान में बताया कि जो हम जैसे हैं वैसे में ही खुश रहते हैं, तो हम इसलिए आत्मावलोकन नहीं करते हैं।